रेहान को फांसी की सज़ा सुना दी गई। कुछ दिनों बाद उसे सूली पर लटकाया जाना था। रेहान की वालिदा मकतूल के वालिदैन के पास गई, अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगती रही। हमसे हमारा सब कुछ ले लें, ये जायदाद, ये घर, सब कुछ, लेकिन मेरे बेटे को माफ़ कर दें। मकतूल के वालिद ने एक बार उस बूढ़ी औरत के चेहरे की तरफ देखा, फिर कहने लगा, ठीक है, मैं अपने बेटे का खून माफ़ करता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तेरे बेटे को एक दिन के लिए, पूरे 24 घंटे के लिए कब्र के अंदर दफन होना पड़ेगा। ये एक किस्म का इनकार ही था, और इस बात के बाद रेहान की माँ दोबारा उस दरवाजे पर ना गई। वो समझ चुकी थी कि वो किसी सूरत अपने बेटे का खून माफ़ करने वाला नहीं। वो अपने बेटे से आखिरी मुलाकात के लिए आई तो उसने अपने बेटे को ये बात बताई। रेहान ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं एक दिन के लिए जिंदा इस कब्र के अंदर दफन होने के लिए तैयार हूँ। माँ ने अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे ये फांसी तो कबूल है बेटा, लेकिन ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तू जिंदा ही एक कब्र के अंदर दफन हो जाए। मेरा दम घुट जाएगा और मैं भी उसी वक्त मर जाऊंगी। लेकिन रेहान इसरार करता रहा और मकतूल के बाप की ये शर्त मान ली कि मैं 24 घंटे एक कब्र के अंदर गुजारूंगा। रेहान को कैद से आज़ाद किया गया, उसे एक ताबूत में बंद किया गया, फिर इस ताबूत को एक कब्र के अंदर दफनाया गया। 24 घंटे बाद इस ताबूत को कब्र से निकाला गया, और जब उस ताबूत को खोला गया तो सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि तारिक साहब आज गुस्से की हालत में फिर घर में दाखिल हुए थे। उसने अपनी बीवी से ठंडा पानी मांगा और गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल था और चेहरे पर पसीना था। बीवी ने तारिक से पूछा कि क्या हुआ। उसने अपने बीवी से कहा कि होना क्या है, ये जो तेरा बेटा है ये मुझे जीते जी मार देगा। एक नंबर का आवारा, जिसे न अपनी इज्जत का एहसास है और न ही अपने बाप की कोई इज्जत का ख्याल। नसीमा ने शौहर से पूछा कि हुआ क्या है, मुझे बताएं, मेरे बेटे ने क्या किया। वो कहने लगा कि ये पूछो कि तेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं किया, वो कर भी क्या सकता है, दुनिया का बेकार तरीन इंसान। काश जब ये पैदा होता तो उसी दिन मैं इसका गला दबा देता। माँ से ये बर्दाश्त न हुआ। वो हैरान हुई, लेकिन तारिक अपने बेटे को बुरा भला कह रहा था, और फिर अपनी बीवी को बताया कि तेरा बेटा आवारा, और देखो भाई साहब के बेटे को, उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया। क्या बात है फैसल की, एक स्कॉलरशिप भी उसे मिला है, मुल्क की एक टॉप की यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन मिला। नसीमा ने अपने शौहर के चेहरे की तरफ देखा और कहा, ये बात है, अपने भतीजे की इस कामयाबी पर आपको इतना बड़ा सदमा क्यों लगा? फैसल भी तो आपका भतीजा है, बच्चों की तरह आपको अजीज है, आपके छोटे भाई की औलाद, और आपका होने वाला दामाद भी तो है। तारिक के पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सर झुकाए बैठा था और फिर अपनी बीवी से कहने लगा, सादिक मेरा छोटा भाई है। सारी जिंदगी वो मेरे मातहत रहा, मेरा हर हुक्म माना, मेरी इज्जत करता है, लेकिन तुम खुद इंसाफ करो। मेरी तरबियत में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि मेरी औलाद ऐसी घटिया निकली? ज़रा अपने बेटी की हालत देखो, किसी को मुंह दिखाने के मैं काबिल नहीं। और सादिक, वो तो सीना तान के मोहल्ले में गलियों में फ़ख्र से चलता है। उसके बेटे ने तो उसका नाम रोशन किया। हकीकत तो ये है कि मैं एहसास कमतरी में मुब्तला हो रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद की वजह से। मुझ में तो ऐसी कोई कमी नहीं थी, मैंने इज्जत कमाई, पैसा भी, लेकिन शायद तुम्हारे दूध की तासीर ठीक नहीं थी। ये सुनकर बीवी को गुस्सा आया। नसीमा ने कहा, आप अपने भाई से हसद मत करें, वो आपका छोटा भाई है। ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है, कोई बच्चा ज़हीन होता है, कोई कुंज़ेहन। वो गुस्से की हालत में अपने कमरे में चली गई, कमरा अंदर से बंद किया और फिर कमरे के अंदर रोने लगी। हकीकत तो ये थी कि नसीमा भी अपने बेटे की वजह से काफ़ी परेशान थी। वो पढ़ाई में नालायक था, बिल्कुल। मैट्रिक में 33 बार फेल हो चुका था और वो पढ़ाई छोड़ चुका था। सारा दिन अब दोस्तों के साथ वो आवारा घूमता। फिर उसके बाद तारिक ने अपने बेटे को एक मोटरसाइकिल वर्कशॉप पर काम करने के लिए लगा दिया।
एक बंदे से कहा कि इसको अपनी शागिर्दी में ले लो। यही सोचकर अगर सारी जिंदगी ऐसे ही आवारा रहा तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। यहाँ कम से कम कोई हुनर तो सीख जाएगा। अब तारिक की उम्मीद का मरकज़ उसकी बेटी ऐमन थी। ऐमन पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। वह जानती थी उसका बाप उसके भाई की वजह से कितना परेशान है। वो अपने बाप को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी, लिहाजा वो खूब मेहनत कर रही थी। ऐमन काफ़ी कुछ संभाल रही थी। एक तरफ वो अपने बाप को तसल्ली दे रही थी कि आप भाई को इतना जलील मत किया करें, भाई को जीने दे अपनी ज़िंदगी, बस ये तो किस्मत में लिखा है, बस यही समझ लीजिए कि वो पढ़ ना सका। दूसरी तरफ वो अपने भाई को भी संभाल रही थी। अकील से यही कहती कि अब्बा की बातों का बुरा मत मानना, कोई ऐसा कदम ना उठाना, कोई ऐसा फैसला मत करना जिसकी वजह से माँ सारी ज़िंदगी रोती रहे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? और वो अपनी माँ को भी तसल्ली देती थी, क्योंकि जब तारिक अकील को हर वक्त जलील करता, उस पर हाथ उठाता, तो नसीमा का दिल दुखता था, उसे तकलीफ़ होती थी, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं था। नसीमा आज कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। उसकी बेटी ऐमन घर पर मौजूद थी। उसने माँ से पूछा कि माँ, आप कहाँ जा रही हैं? उसने अपनी बेटी से कहा कि ऐमन बेटी, मैं ज़रा सादिक भाई के घर जा रही हूँ। माशाल्लाह, फैसल ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। पूरी यूनिवर्सिटी में उसने पहली पोजीशन हासिल की और सुना है उसे एक अच्छा सा स्कॉलरशिप मिला है। ऐमन ने अपनी माँ से पूछा कि अब्बा आपके साथ नहीं जा रहे क्या? बेटी की ये बात सुनकर माँ ने सर झुका लिया, एक सर्द आह भरी, और कहा कि तेरे बाप को बेटा कौन समझाए, मुझे तो आज तक उसकी समझ ना आ सकी। बेटी, तुम मेरी बात पर यकीन करो ना करो, लेकिन वो फैसल की इस कामयाबी पर दिली तौर पर खुश नहीं, ये मैं जानती हूँ। मैंने नोट की है ये बात। जब जब लड़के ने तरक्की की, किसी न किसी क्लास में उसने टॉप किया, तेरे बाप का मूड ऑफ हो जाता है और वो आते ही अकील की बुराइयां शुरू कर देता है। उसका ब्लड प्रेशर वो भी हाई हो जाता है। मैंने कई बार तुम्हारे बाप को समझाया, लेकिन उसे मेरी कोई बात समझ नहीं आती। ऐमन ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप अब्बा को छोड़ें, मैं अब्बा को समझा लूँगी, आप जाएं। मेरी तरफ से सादिक चचा और चची को मुबारक दीजिए और सलाम भी कह दीजिएगा। नसीमा घर से रवाना हुई। उसने एक दुकान से मिठाई का डब्बा खरीदा और फिर सादिक के घर रवाना हुई। सादिक उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी बीवी शगुफ्ता वो घर पर मौजूद थी। उसने शगुफ्ता को गले से लगाया और फिर बेटे की मुबारकबाद पेश की। शगुफ्ता ने उससे कहा कि तारिक भाई आपके साथ नहीं है। उसने ऐसे ही बहाना बनाया कि तारिक की तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मैं खुद आ गई। उसने वहाँ कुछ वक्त गुजारा। थोड़ी देर बाद फैसल वहाँ आया तो उसने फैसल को भी मुबारकबाद पेश की और उसे दुआएं दी और फिर घर वापस आई। लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल हुई तो तारिक वहाँ पहले ही बैठा था, गुस्से में लाल था। उसने अपनी बीवी से कहा कि ये मेरे बगैर तू कहाँ चली गई? उसने बताया कि मैं फैसल बेटे को मुबारकबाद पेश करने के लिए गई, तो वह अपनी बीवी पर गुस्सा हुआ। क्यों इतनी खुशामद करती हो? क्या ज़रूरत थी जाने की? उनकी खुशामद से तुझे क्या हासिल होगा? वह कहने लगी कि आप कैसी बातें कर रही हैं? वो आपके भाई का बेटा है। भाड़ में गया भाई और उसका बेटा। अपना बेटा तो तुझसे संभाला नहीं जाता और दूसरों के बेटों की खुशियों पर मुबारक देने चली गई। खबरदार, आइंदा वहाँ जाने की कोशिश मत करना। अगर हम बार बार उनके घर गए तो सादिक वो तो गरूर में आ जाएगा। वो हमें कहाँ देखेगा? वो तो पहले ही अकड़ कर चलता है, अपने बेटे की वजह से मगरूर हो गया है। ये सुनकर नसीमा काफ़ी हैरान हुई और ऐमन वो भी अपने बाप को देखने लगी और कभी अपनी माँ की बेबसी को देखकर हैरान थी। लेकिन अब सब्र के अलावा कोई चारा नहीं था। चंद दिन गुजरे। फैसल ने अपनी माँ को सामने बिठाया और कहा, माँ, मैंने आज आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अब्बा को बताने से पहले ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये सुनकर शगुफ्ता ने बेटे से कहा, बेटा क्या हुआ, बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? वो कहने लगा, हाँ माँ,
परेशानी वाली बात तो है, क्योंकि मैं अपने ताया से मोहब्बत करता हूँ। जितनी इज्जत मैं अपने बाप की करता हूँ, ताया जान की भी मैंने उतनी ही इज्जत की। लेकिन ये भी हकीकत है कि मैं ऐमन से मोहब्बत नहीं करता। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ वो अच्छी लड़की है, सुलझी हुई लड़की, लेकिन मैं अपनी क्लास फेलो सजल से शादी करना चाहता हूँ। वो भी मुझे पसंद करती है। पिछले 2 साल से मैं ये बात आप लोगों से छुपा रहा हूँ, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। मजबूरन मुझे ये बात बतानी पड़ी है। ज़्यादा अरसा मैं इसे नहीं छुपा सकता था, क्योंकि सजल के घर उसके रिश्ते की बात चल रही है। लोग उनके घर आ रहे हैं। उसका बाप उसकी जल्दी शादी करना चाहता है, और अगर मैं मज़ीद खामोश रहता तो सजल की शादी हो जाती। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ माँ। उसकी माँ ने अपने बेटे की आंखें पढ़ ली थी। उसने बेटे से कहा कि बेटा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बाप से बात करूँगी। वो सादिक का इंतज़ार करने लगी। वो जानती थी ये मामला इतना आसान नहीं, क्योंकि सादिक वो अपने भाई से बहुत डरता है, लेकिन बेटे की पसंद के बारे में बताना वो भी तो ज़रूरी था। सादिक घर आया तो उसने उसे बात की। सादिक को बताया कि फैसल अपनी एक क्लास फेलो को बहुत पसंद करता है, उसी से शादी करना चाहता है। ख़ानदान भी बहुत बड़ा है। सादिक जो खाना खा रहा था, निवाला उसके हाथ से गिर गया। ये सुनकर उसकी भूख मिट चुकी थी। अपनी बीवी शगुफ्ता से कहा कि शगुफ्ता, तुम जानती हो कि फैसल की ऐमन के साथ मंगनी तय है, और ये काफ़ी पहले से है। शगुफ्ता ने कहा, उस वक्त वो दोनों बच्चे थे और ये मंगनी हमने की थी। हमने क्या उन बच्चों से पूछा था? सादिक, ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। अपने बच्चों पर बहुत बड़ा जुल्म होगा। उनकी रजामंदी के बगैर हमने इतना बड़ा फैसला किया, और हम शादी भी उनकी मर्जी के बगैर कर रहे हैं, जबकि तुम्हारा बेटा किसी और लड़की से शादी करना चाहता है। उसे इस बात का हक है, और मैं उसकी माँ हूँ। मैंने तो उसका चेहरा पढ़ लिया। उसका चेहरा जर्द हो रहा था और वो मजबूर लग रहा था। सादिक ने कहा, ठीक है, मैं भाई साहब से बात करूँगा। वैसे तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं भाई साहब का सामना कर सकूं, लेकिन मजबूरी है ये, क्योंकि बेटे की खुशी का मामला है। मैं भाई से ज़रूर बात करूँगा। वो तारिक से मिलने के लिए आया। तारिक उस वक्त अखबार पढ़ रहा था। वो हाथ जोड़कर अपने भाई के सामने खड़ा हो गया और फिर कहने लगा, तारिक भाई, आपसे एक बात करनी है। तारिक ने चश्मा उतारा और सादिक की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? इतना घबराए हुए क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तेरे बेटे ने कमाल किया। तुम्हारा नाम पूरे ज़िले में मशहूर हुआ। तेरे बेटे के बैनर हर जगह लगे हुए हैं। घबराना तो मुझे चाहिए, मुझ बदनसीब को, जिसकी इतनी गंदी औलाद है। न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। देखो वर्कशॉप पर कैसे रूल रहा है। गंदे कपड़े, गंदा ज़हन। दिल तो करता है उसे गोली मार दूं। सादिक ये सुनकर परेशान हुआ। वो तो अपने भाई से बात करने आया था, लेकिन भाई के तो तेवर अलग थे। उसने महसूस किया कि उसका भाई आज अपने बेटे की वजह से गुस्से में है, तपा है। उसने ये बात करना मुनासिब ना समझी और अपना टॉपिक बदल लिया, और फिर कहने लगा, फैसल एक हॉस्टल में रहता है, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। मेरे पास पैसे नहीं थे तो आपसे मांगने के लिए आ गया। तारिक ने खूंखार नज़रों से अपने भाई की तरफ देखा और फिर कहने लगा, अच्छा बोलो कितने पैसे? सादिक ने कहा, 10,000 चाहिए उसे, कुछ फीस भी है और किताबें खरीदनी है। उसने कहा, ठीक है मैं दे दूंगा। आज शाम को मेरा मुलाजिम तुम्हारे घर 10,000 पहुंचा देगा। ये एक हकीकत थी। दोनों भाइयों की 20 एकड़ मुश्तरका ज़मीन थी जो कि गांव में थी। ये मुश्तरका ज़मीन थी। अभी तक उन्होंने जायदाद का बंटवारा नहीं किया था। हालांकि उनकी औलाद अब जवान हो चुकी थी और बंटवारा न होने की वजह भी यही थी कि तारिक ये नहीं चाहता था कि ये बंटवारा हो। वो सादिक को थोड़े बहुत पैसे दे देता था, वो भी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन मजबूरी तौर पर सारे पैसे उसी के पास होते थे। वो अपने छोटे भाई को सिर्फ वो खर्च देता था घर का, और सादिक भी तो अपनी हैसियत को अच्छी तरह जानता था। लिहाजा उसने भी अपने बड़े भाई तारिक से कभी ऐसा नहीं कहा था कि हमारी औलाद अब जवान हो चुकी है,
हमें अपनी इस जायदाद का ज़मीन का बंटवारा करना चाहिए। ना ही उसकी हिम्मत थी कि वो भाई से इस सिलसिले में बात कर सकता, लिहाजा वो खामोश रहा, हमेशा की तरह खामोश रहा। उसे छोटा मोटा खर्च मिल जाता था। शगुफ्ता ये बात अच्छी तरह जानती थी कि उसके शौहर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। वो बराबर का हकदार है, 50% ज़मीन का मालिक है। ज़मीनों की आमदनी काफ़ी ज़्यादा थी, लाखों रुपए उसे मिलते थे। ठेकेदार सारे पैसे तारिक के हथेली पे रख देता और तारिक सादिक को छोटा मोटा खर्च देता। सादिक घर वापस आया तो शगुफ्ता घबराई हुई थी। उसने अपने शौहर से पूछा, हाँ भाई साहब से बात की तूने? उसने कहा, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। भाई से मैं कैसे बात करता, मुझे डर लग रहा था और उसका मूड ऑफ था। बेटे की वजह से वो परेशान था। मेरी ज़ुबान लड़खड़ा गई। भाई साहब अकील की वजह से काफ़ी परेशान थे और उसके चेहरे पर गुस्सा भी था। मेरी हिम्मत ना हुई, फिर कभी बात कर लूँगा। उसने अपने शौहर से कहा, कोई ज़रूरत नहीं, ये बात मैं खुद करूँगी। मैं भाई साहब से बात करूँगी। आपको जाने की अब ज़रूरत नहीं, ना ही आप उसके सामने बोल सकते हैं। शगुफ्ता ने यह तय कर लिया कि वो अपने बेटे के लिए खुद तारिक से बात करेगी और वो गई वहाँ उसके घर। तारिक ने उसे देखा और कहा, हाँ बोलो, क्यों आई हो? कल तुम्हारा शौहर भी आया था और आज तुम आई हो। कुछ न कुछ बात ज़रूर है, बताओ क्या है जो मुझसे छुपा रही हो? बोलो क्या बात है? शगुफ्ता ने तारिक से कहा कि भाई साहब, बात दरअसल ये है कि सादिक आपका छोटा भाई है। वो आपका बहुत एहतराम करता है, बात करने से घबराता है, डरता है। उसकी हिम्मत नहीं थी ये बात करने के लिए। बात यह है कि फैसल हमारा बेटा अपनी एक क्लास फेलो को पसंद करता है। उस लड़की का नाम सजल है और वो उसी से शादी करना चाहता है। अल्लाह गवाह है, हमने कभी अपने बेटे को ये नहीं कहा कि तू ऐसा कर, किसी को पसंद कर। ना ही हम ये चाहते थे। हम तो यही चाहते थे कि ऐमन से उसका रिश्ता हो। मेरी तो शुरू से यही ख्वाहिश थी कि ऐमन हमारे घर की बहू बने। मुझे ऐमन बहुत पसंद है, लेकिन ये बात है हमारे बेटे की खुशी की और मैं कैसे खामोश रह सकती हूँ? मैं तो उसकी माँ हूँ। मैं इसलिए अपने बेटे के लिए यहाँ आई हूँ। उसने शगुफ्ता से कहा, अच्छा तो ये बात है, दफ़ा हो जाओ, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और अपने शौहर को मेरे पास भेजो। मैं उससे पूछता हूँ, ज़रा उसकी तबीयत मैं ही सेट करूँगा। ये कैसे वो रिश्ता तोड़ेगा वो मुझे बताएगा। उसने शगुफ्ता को खूब जलील किया। हालांकि उसकी बीवी नसीमा अपने शौहर को मना कर रही थी कि ऐसा मत करें, उसे मत मारे, मगर उसने शगुफ्ता को मारा और धक्के देकर घर से निकाला और कहा कि जल्दी अपने शौहर को मेरे पास बुलाओ वरना मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगा। ये धमकी भी उसने शगुफ्ता को दी। बेचारी शगुफ्ता रोती हुई घर वापस आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने अपने शौहर को बताया कि भाई साहब ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, मुझे मारा और धक्के दिए। सादिक भी अपने भाई से डरता था, उसका एहतराम करता था, लेकिन ये बात उसे बर्दाश्त ना हुई और वो फौरन तारिक भाई के घर रवाना हुआ और फिर उससे कहने लगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मेरी इज्जत है, मेरे बेटे की माँ है। आपने ऐसा क्यों किया? उसे जलील किया, बेइज्जत किया। मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, दिल से आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आज आपने सारी हदें पार की। तारिक ने कहा, अच्छा तो तेरे मुंह में अब जुबान है? मुझे आज पता चला। ठीक है, मुझे भी तुम लोगों से रिश्तेदारी की कोई ज़रूरत नहीं। तू भी दफ़ा हो जा यहाँ से, इस घर से, और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। सादिक रोता हुआ वो भी वापस आया। शगुफ्ता ने कहा, अगर यहाँ तक बात पहुँच चुकी है तो अपने भाई से आज आपको बात करना पड़ेगी। वो हमसे काफ़ी अरसे से नाइंसाफ़ी कर रही है। जायदाद का बंटवारा अब ज़रूरी है। पिछले कई सालों से वो सारा खर्च अपने पास रखते हैं। तुम्हें सिर्फ राशन का खर्च मिलता है या फिर फैसल की पढ़ाई पर जो थोड़ा बहुत खर्च हुआ वही मिला तुम्हें। बाकी पैसे तो वो खुद अपने पास रखता है। ये कहाँ का इंसाफ है? सादिक ने अपनी बीवी से कहा, मैं ये बात तस्लीम करता हूँ, भाई मुझसे नाराज़ है और मैंने भी भाई को आज सुनाई। उसने मुझे भी जलील करके निकाला, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं भाई से जायदाद के बंटवारे की बात करूं। तुम सब्र करो, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा।
हमने अपने बेटे की खुशी में ये कदम उठाया। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बहू ऐमन हो, लेकिन अफसोस ऐसा मुमकिन नहीं। फैसल वो पिछले कई सालों से एक बात अपने दिल में छुपाए बैठा था। काश वो शुरू से ही हमें बता देता, इतनी देर मत करता। फैसल उस वक्त अपने दोस्त रेहान के साथ हॉस्टल में बैठा था। रेहान उसका रूममेट था। वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे का ख्याल रखने वाले, और उनका मिजाज वो आपस में काफ़ी मिलता था। इसलिए फैसल ने रेहान को बतौर रूममेट सेलेक्ट किया। उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया और फैसल को बताया कि हम आज तारिक भाई से बात करने के लिए गए थे। वो काफ़ी गुस्से में था और हमारे इस फैसले पर वो बरहम हुए, हमें धक्के देकर घर से निकाला। लेकिन बेटा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। फैसला तुम्हारी मर्ज़ी से होगा। फैसल को जब ये पता चला कि उसका ताया जान उससे नाराज़ है, तो उसने खुद अपने ताया को मनाने की कोशिश की। रेहान ने उससे पूछा कि इस वक्त कहाँ जा रहे हो, खैरियत तो है? फैसल ने रेहान को बताया कि यार, ताया जान को मनाने के लिए जा रहा हूँ, दुआ करो वो मान जाए। कल को अगर मेरी शादी हुई, और ये बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरा ताया जान, मेरा प्यारा ताया, वो इस शादी में शिरकत ना करे, उसकी फैमिली वहाँ ना आए। लिहाजा मैं उससे माफ़ी मांगूंगा और उसके पैरों में गिर जाऊंगा। मुझे इस बात की उम्मीद है कि मेरा ताया वो मुझे माफ़ कर देगा। वो मेरा ताया है, वो कब तक मुझसे नाराज़ रह सकता है। वो वहाँ से निकला, सीधा ताया जान के घर गया। घर के दरवाजे पर दस्तक दी। तारिक ने दरवाज़ा खोला तो वो सीधा अपने ताया के पैरों में गिर गया। तारिक ये देखकर काफ़ी हैरान हुआ। वो अपने भतीजे से कहने लगा कि फैसल, ये क्या कर रहे हो? वो तारिक से कहने लगा, ताया जान, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे और मुझे अपने गले से नहीं लगाएंगे, मैं यहाँ से नहीं उठने वाला। मैं कभी यहाँ से नहीं उठूँगा। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप भाइयों में इस रिश्ते में दरार हो, आप भाई जुदा हो जाए। जितनी मोहब्बत मैं अपने बाप से करता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा आपसे भी मुझे मोहब्बत है। फिर उसने जेब से अपना एक रुमाल निकाला और उस रुमाल से ताया जान के जूते साफ करने लगा, और उसकी आंखों से आंसू वो भी ताया के पैरों पर गिर रहे थे। उसे अपने पैर गीले महसूस हुए और वो समझ चुका था कि फैसल जो उसके कदमों में है वो रो रहा है। उसका दिल नरम हो गया। उसने फैसल को अपने पैरों से उठाया और फिर गले से लगाया और कहने लगा, ठीक है बेटा, मुझे ज़्यादा इमोशनल करने की ज़रूरत नहीं, वरना मैं भी रोने लगूंगा। मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगा, और ये मेरी बीवी और बेटी, ये सब आएंगे। मैं तुमसे नाराज़ नहीं, लेकिन सारी अरेंजमेंट मैं खुद करूँगा। शादी हाल की बुकिंग, वलीमे के दिन कौन सी डिश बनेगी, और शादी कार्ड कैसे डिज़ाइन के होंगे, कितने होंगे, ये सब मैं तय करूँगा। फैसल ने अपने आंसू साफ किए और फिर ताया से कहने लगा, ताया जान, आप हमारी जान है, पहले ही आप इस खानदान के वारिस और मालिक हैं। उसने रोते हुए अपने ताया को गले से लगाया। फैसल के दिल का बोझ काफ़ी हल्का हो चुका था। ऐमन कमरे में बैठी रो रही थी। वो फैसल के सामने ना आ सकी, उसकी हिम्मत नहीं थी। वो भी चाहती थी फैसल को, उसका दिल टूटा था, लेकिन उसने सब्र कर लिया। फैसल घर गया, अपने वालिदैन को बताया कि मैंने ताया को राज़ी कर लिया। ये जानकर शगुफ्ता सादिक काफ़ी खुश हुए। अगले महीने की 12 तारीख को उसकी शादी थी, सजल के साथ। दोनों खानदान बहुत खुश थे। वो हॉस्टल वापस आया। वो काफ़ी खुश था। अपने दोस्त रेहान को उसने बताया कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ताया जान ज़्यादा अरसा मुझसे नाराज़ नहीं रह सकते, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। देखो, मेरे ताया ने मुझे गले से लगाया और मुझसे राज़ी हो गया। ये सुनकर रेहान भी काफ़ी खुश हुआ। शादी के दिन करीब आ रहे थे, 1 हफ्ता बाकी था, लेकिन पता नहीं इस खुशी को किसकी नज़र लगी। रेहान और फैसल दोनों अपने कमरे में मौजूद थे। वो हॉस्टल में थे। रात के 11:30 बज चुके थे। हॉस्टल के चौकीदार ने उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। रेहान ने दरवाज़ा खोला तो उसने रेहान से कहा, तुम्हारे बाप की तबीयत ख़राब है, वो इस वक्त हस्पताल में है, कोई तुम्हें लेने आया है,
शायद ये क्लिनिक से ही आया है कोई शख्स। ये सुनकर रेहान काफ़ी परेशान हुआ। हॉस्टल के गेट पर पहुंचा तो वहां पर एक अनजान शख्स खड़ा था, जिसने कहा कि मैं अस्पताल की तरफ से आया हूं, मुझे डॉक्टर ने भेजा है। आपका बाप वहां एडमिट है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। ये सुनकर वो भुखला गया, उसे कुछ समझ न आया और तस्दीक करने के लिए उसने अपने घर फ़ोन तक ना किया। वो इस अनजान शख्स के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गया, बिल्कुल परेशान था, और अस्पताल के दरवाजे पर वो अनजान शख्स उसे छोड़ कर गया। उसने रेहान को उतारा और फिर वहाँ से अपना बाइक भगा दिया। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन था और अस्पताल का उसने कमरा तक ना बताया कि उसका बाप कौन से कमरे में है। वो अस्पताल के अंदर चला गया, हर एक से पूछ रहा था कि यहाँ एक बुजुर्ग शफीक अहमद नामी कोई मरीज क्या मौजूद है। तमाम लोगों ने जो अस्पताल पे मौजूद थे उन्होंने कहा कि नहीं, इस पूरे अस्पताल में शफीक नामी कोई मरीज की एंट्री नहीं हुई है और ना ही उसे यहाँ लाया गया। वो काफ़ी परेशान हुआ। जल्दी से उसने घर में फ़ोन किया, अपने बाप के नंबर पर फ़ोन मिलाया तो आगे से कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो पहले से ज़्यादा परेशान हुआ। वो घर पहुंचा, उसका बाप नींद में था, सो रहा था, मोबाइल भी साइलेंट पर था। अचानक रेहान को उसकी माँ ने देखा तो कहा, बेटा इस वक्त खैरियत तो है? रेहान ने अपनी माँ को बताया कि मेरे साथ पता नहीं क्यों किसी ने ऐसा मजाक किया, इतना घिनौना मजाक। उस शख्स ने मुझे बताया कि तेरा बाप फलां अस्पताल में है और फिर गेट पर मुझे छोड़कर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। रेहान की वालिदा ये सुनकर परेशान हुई। उसने कहा, अल्लाह बेड़ा गर्क करे ऐसे लोगों का, ऐसे घटिया लोग जो किसी का सुकून खराब करके पता नहीं उन्हें क्या मिलता है। तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, तेरे बाप को कुछ नहीं हुआ और ये तो बेचारा सो रहा है। उसने अपने वालिद को नींद से जगाना मुनासिब ना समझा, अपने बाप के पैरों का बोसा लिया और चुपचाप वहाँ से वापस हॉस्टल दिया। लेकिन वहाँ एक कयामत पहले ही उसका इंतज़ार कर रही थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो देखकर उसकी आंखें बाहर आ गई। फैसल अपने बेड पर दराज था और साथ ही एक लोहे का राड वो भी पड़ा था। उसने वो राड उठाया और से देखा तो उस पर खून के धब्बे थे। फैसल का जिस्म ठंडा हो चुका था। सर पर वार किया तो तकिए से थोड़ा सा खून लगा था। उसके सर पर लोहे के राड से वार किया गया था। उसने एक चीख बुलंद की। उसकी चीखें सुनकर पूरा हॉस्टल वहाँ उनके कमरे में जमा हो गया। काफ़ी लोग वहाँ जमा थे। हॉस्टल का वार्डन वो भी वहाँ आया। सब ने देखा फैसल वहाँ मरा पड़ा था और वार्डन ने सबसे पहले रेहान से यही सवाल किया कि तूने ऐसा क्यों किया, अपने रूममेट को क्यों मार दिया। रेहान के औसान खता हुए, उसके हाथ कांप रहे थे, जिस्म पसीने से शराबोर था। उसने वार्डन से कहा कि जनाब, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो वहाँ गया था अपने घर। आप चौकीदार से पूछ लीजिए, मैं तो अभी हॉस्टल में आया हूँ। किसी ने मुझसे झूठ बोला था कि तुम्हारा बाप अस्पताल में है, वो बीमार है। वार्डन, जिसका नाम नसीर था, उसने कहा ठीक है, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। चौकीदार को बुलाया गया। नसीर ने उस चौकीदार से पूछा कि ये क्या अभी बाहर से आया है। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ तो 2 घंटे हो चुके हैं, मैं गेट पर मौजूद हूँ, ना कोई बाहर गया है ना ही कोई अंदर आया। चौकीदार की इस गवाही के बाद अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती थी। पुलिस स्टेशन फ़ोन किया गया और नसीर ने कहा कि हमारे हॉस्टल में एक कत्ल हुआ है, एक स्टूडेंट का कत्ल। मुजरिम यहाँ हॉस्टल में मौजूद है, इसको यहाँ आए और पकड़ कर ले जाए। पुलिस वहाँ आई। हॉस्टल में कई ऐसे तालिब इल्म थे जो रेहान को मलामत कर रहे थे, उस पर लानत भेज रहे थे। यही कह रहे थे कि तूने अपने दोस्त को क्यों मारा, तू इससे हसद करता था, उसने गोल्ड मेडल लिया, उसने कॉलेज में टॉप किया, इसलिए तूने इसे मार दिया। कोई कह रहा था कि ये रेहान उस की मंगेतर से सजल से मोहब्बत करता है और ये लड़की का चक्कर है, इसलिए इसने मार दिया। ऐसे ही लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन रेहान किसी को कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो उस वक्त सदमे में था।
उसके अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। अपनी बेगुनाही में वो कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि अभी उसका दिमाग ये बात तस्लीम नहीं कर रहा था कि उसका दोस्त उससे जुदा हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी, पुलिस आई और उसे गिरफ्तार किया गया। रेहान ने अपनी सफाई में कुछ भी ना कहा, वो खामोश था। वो अब भी रो रहा था, और जब उसे हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया तो कई ऐसे तालिब इल्म थे जो उस पर बोतलें फेंक रहे थे और कोई उस पर पथराव भी कर रहा था। धोखेबाज, मक्कार इंसान, अपने रूममेट को तूने मार दिया। हॉस्टल में खौफ व हरास का आलम था। वहाँ एक लड़के का कत्ल हुआ था। तलबा के दरमियान खौफ व हरास पाया गया और आर्जी तौर पर उस हॉस्टल को बंद किया गया। तालिब इल्म अपने अपने घरों को वापस चले गए। पूरे शहर में जंगल में आग की तरह ये खबर फैल चुकी थी कि एक लड़के का कत्ल हुआ है हॉस्टल में। ये खबर हर जगह पहुंच चुकी। फैसल के वालिदैन तक जब ये खबर पहुंची तो शगुफ्ता की हालत गैर होने लगी। वो वहीं घर में बेहोश हो गई, उसकी तबीयत खराब हो गई, जबकि सादिक कभी उसे भी किसी चीज़ का होश नहीं था। रेहान को जेल मुंतकिल किया गया, और जब फैसल की लाश उसके घर आई तो पूरा मोहल्ला सोगवार था। शगुफ्ता हस्पताल में थी। सादिक अपनी बीवी के साथ वहीं हस्पताल पर मौजूद था, जबकि फैसल का ताया तारिक उस वक्त उन्हीं के घर में मौजूद था। अपने भतीजे की लाश पर वो रो रहा था, बैन कर रहा था। उसे वो लम्हा याद आया जब फैसल उसके पास आया था, उसके कदमों में गिर गया था। फैसल की तदफीन हुई। चंद दिन बाद फैसल की माँ ये जवान औलाद की मौत का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। हस्पताल में ही उसकी वफ़ात हुई। सादिक की दुनिया उजड़ चुकी थी। एक ही हफ्ते के अंदर उसका नौजवान बेटा और उसकी बीवी उसे छोड़कर जा चुके थे। वो घर अब खाली हो चुका था। उसे घर की दीवारों से खौफ महसूस होता था। इस मौके पर उसके बड़े भाई तारिक ने उसे संभाला और सादिक से यही कहा कि मैं आपके मुजरिम को, आपके अपने भतीजे के मुजरिम को छोड़ूंगा नहीं। भतीजे के कातिल को सूली पर लटकाऊंगा इंशाअल्लाह। उसका मुजरिम इस सज़ा से नहीं बचेगा। लेकिन सादिक को अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो अब एक जिंदा लाश बन चुका था, क्योंकि उसका बेटा अब वापस नहीं आ सकता था। रेहान के वालिदैन उससे मुलाकात के लिए आए तो रेहान रोने लगा। उसने अपने बाप शफीक अहमद से कहा कि अब्बा, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं बेगुनाह हूँ। फैसल को पता नहीं किसने मारा, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे फंसाया गया है। ये उनकी चाल थी, उनकी चाल का मैं शिकार बना हूँ। उसके बाप शफीक अहमद ने कहा, बेटा, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है, वो सब देख रहा है। वो इंशाल्लाह ज़रूर इंसाफ करेगा। हम गरीबों के साथ जो हुआ, जिसने किया, वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। रेहान की माँ ज़ैनब वो हद से ज़्यादा परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो गया। वो यही सोच रही थी कि काश उस रात वो अपने बेटे को घर में रोक लेती। शायद इस तरीके से उसका बेटा कत्ल के इल्ज़ाम से कम बच जाता, क्योंकि वो तो मौके पर ना होता। रेहान के करीबी दोस्त वो भी उससे मुलाकात करने के लिए जेल आए थे। उसका सबसे करीबी और अच्छा दोस्त अनवर अली, वो भी दिन में 3 बार रेहान के पास यहाँ आता। रेहान से यही कहता था कि तुझे किसी पर शक है, बताओ मुझे। रेहान रो कर यही कहता था कि किसी पर मुझे शक नहीं, क्योंकि मैं तो जानता नहीं कि यहाँ हॉस्टल में रेहान की किसके साथ दुश्मनी थी। उसकी तो किसी के साथ कोई ख़ानदानी दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि रेहान को आखिर किसने मारा और क्यों मारा। लेकिन एक बात ज़रूर है, वो चौकीदार, उसका रवैया, वो काफ़ी मशकूक है। वो बात छुपा रहा था, इस बात से मुकर गया, हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि मैं गेट पर आया था और मुझे यहाँ कोई लेकर गया था। किसी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे बाप की तबीयत ख़राब है। यही चौकीदार था जिसने मुझे इस बात की इतला दी थी। और ये भी बताया गया कि फ़लाँ क्लिनिक में तुम्हारा बाप एडमिट है। उस वक्त परेशानी के आलम में मैं उस बाइकर के साथ बैठ गया और चला गया, लेकिन बाद में चौकीदार इस बात से मुकर गया। वो यही कहने लगा कि ना कोई तालिब इल्म
रात को हॉस्टल से बाहर निकला और ना ही कोई गेट के अंदर दाखिल हुआ। ये सुनकर अनवर भी सोचने लगा, और ये बात सोचने से ताल्लुक़ रखती थी चौकीदार ने ये हकीकत क्यों छुपाई। चौकीदार के ऐसे कौन से मकासद थे? शफीक साहब ने अपने बेटे के लिए एक वकील हायर किया। अपनी तरफ से तो वो बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था, बेटे के लिए मुकदमा लड़ रहा था अदालत में, लेकिन अफसोस के तमाम सबूत रेहान के खिलाफ जा रहे थे। उससे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। उसने लोहे का वो राड वो उठाया। घबराहट की हालत में ये ना समझ सका कि उस रात उसको उठाने से वो किस मुसीबत में फंस सकता है। रात उस राड के ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स वो लग गए थे, और ये बात साबित हुई थी कि इस लोहे के राड पर सिर्फ और सिर्फ एक लड़के के, और वो कौन था? रेहान, जिसके फिंगरप्रिंट मौजूद थे। राड के ऊपर थोड़ा सा खून भी मौजूद था जो कि फैसल के सर से निकला था। वो इसका रूममेट था। उस वक्त कमरे में रेहान के अलावा कोई मौजूद नहीं था, जिसकी गवाही हॉस्टल के वार्डन और बाकी तलबा ने दी थी। सब यही कह रहे थे कि यही कातिल है। वो हर तरफ से फंस चुका था, बाहर निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करने वाला था। अदालत में कुछ देर केस चला, लेकिन जज ने अपना हतमी फैसला सुनाया कि अपने रूममेट के कत्ल के जुर्म में रेहान वल्द शफीक अहमद को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है और फलां तारीख को उसे फांसी की सज़ा होगी। अदालत की तरफ से इस हुक्म पर सादिक खामोश था। वो अब भी अपने होशो हवास में नहीं था। उसने अपना जवान बेटा खोया था। अब उसके पास कुछ भी बाकी नहीं बचा था। रेहान की माँ ज़ैनब वो बार बार सादिक के घर के चक्कर लगाने लगी। अपनी झोली फैलाकर गिड़गिड़ाकर वो सादिक से कहती कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो, लेकिन सादिक ने सख्ती से मना किया कि यहाँ आने से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं अपने बेटे के कातिल को किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकता। सारे सबूत उसके खिलाफ है। बाकी लड़के अपने अपने कमरों में सो रहे थे। उस वक्त यही लानती था जो मेरे बेटे के साथ मौजूद था, और मेरे बेटे को इसने बेदर्दी से मारा। मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई। अपने बेटे के सदमे में वो भी जान की बाजी हार गई। दोबारा आने की कोशिश मत करना। मैं कभी इस जालिम शख्स को माफ़ नहीं करूँगा। शफीक अहमद ने भी अपनी बीवी को मना किया कि वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। बस हमारी किस्मत में शायद यही लिखा था, बेटे की जुदाई और उसकी इस तरह की मौत। लेकिन वो तो माँ थी। आखिर दम तक उसने हिम्मत न हारी। वो बर्दाश्त नहीं कर रही थी। जैसे जैसे फांसी का दिन करीब आ रहा था, उसके दिल की धड़कन और तेज़ हो रही थी। नींद अब उसकी आंखों से गायब थी। उसके दिल का सुकून गायब हो चुका था। फांसी से एक दिन कबल आखिरी बार वो सादिक के पास आई। जान रही थी उससे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आई। अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांगने के लिए आई। मैं उसकी माँ हूँ। मेरा दिल इस बात की गवाही देता है। मेरा बेटा वो बेकसूर है। अपने बेटे को बेकसूर साबित करने के लिए अफसोस कि मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं, लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा बेटा बेकसूर है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। वो ऐसा नहीं कर सकता। सादिक अब तंग आ चुका था उस बुढ़िया से। सादिक ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे बेटे को माफ़ किया, लेकिन एक शर्त है। वो सोचने लगी और फिर पूछा, कौन सी शर्त? उसने कहा, तेरे बेटे को पूरा एक दिन कब्र के अंदर गुजारना पड़ेगा। जिस तरह मेरा बेटा पिछले कई महीनों से मिट्टी तले दफन है, उसे भी दफन होना पड़ेगा, वो भी जिंदा। ज़ैनब समझ चुकी थी कि उसे जवाब मिल चुका है। ये एक किस्म का इनकार ही था। वो मायूस होकर वापस आई। अपने बेटे से आखिरी मुलाकात की। रेहान ने अपनी माँ से कहा, माँ, सादिक के पास आप गई थी? सादिक अंकल क्या कहते हैं? ज़ैनब ने बेटे से कहा कि बेटा, वो माफ़ नहीं कर रहा। यही कह रहा है कि तेरे बेटे को तब माफ़ करूँगा जब वो एक दिन के लिए, पूरे 24 घंटे के लिए कब्र के अंदर जिंदा दफन होगा। रेहान ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी माँ से कहने लगा, माँ, ये शर्त मुझे मंजूर है। ज़ैनब रोने लगी। बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम होश में हो? मैं एक माँ हूँ।
मैं ये तो बर्दाश्त कर लूँगी कि तू सूली चढ़ गया, लेकिन जीते जी मिट्टी तले दफन होना मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, मेरा तो दम घुट जाएगा। लेकिन रेहान के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसका बाप भी वहाँ आ चुका था। उसने कहा कि मुझे सादिक साहब की ये शर्त मंजूर है, आप उससे बात करें। बेटे के इसरार पर वो सादिक के पास गए और कहा, ठीक है, हमारा बेटा जिंदा दफन होने के लिए तैयार है, वो भी पूरे 24 घंटे के लिए। रेहान ने फौरन अपने दोस्त अनवर को बुलाया और उसके साथ बाकी दोस्त भी थे। उसने कहा कि मेरी बात गौर से सुनो, इस हिदायत पर अमल करना जो मैं तुम लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। मुझे 24 घंटे के लिए एक कब्र में दफनाया जाएगा और यही मेरे पास मौका है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। उसने अपने दोस्त अनवर को चंद हिदायत दी और उसने अपने बाकी साथियों को साथ मिलाया। कल उसे एक कब्र में दफनाना था और आज रात उसके दोस्त वो सो नहीं रहे थे। उन्होंने अपने दोस्त के इस मशवरे पर अमल किया और बहुत बड़ा काम कर रहे थे। अगले दिन उसे जेल से आज़ाद किया गया। रेहान ने कहा, अगर मुझे दफनाना ही है तो मुझे अपने दोस्त फैसल की कब्र के साथ ही दफनाया जाए। अगर मैं मर गया तो अपने दोस्त के साथ दफन हो जाऊंगा खुश होकर, और अगर जिंदा रहा, जिंदगी ने साथ दिया, तो ये मेरी अपनी किस्मत। कब्रिस्तान में फैसल के साथ वाली एक जगह, वहाँ कब्र खोदी गई। एक लकड़ी का ताबूत तैयार किया गया। रेहान ने आखिरी बार अपने वालिदैन को गले से लगाया, अलविदा कहा और लकड़ी के उस ताबूत में लेट गया। उस ताबूत को बंद किया गया। फिर इस ताबूत को एक गहरी कब्र में रखकर कब्र का मुंह भी बंद किया गया। लोग अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से जाने लगे, लेकिन रेहान की माँ वह कब्र पर बैठी रही, अब भी रो रही थी। उसे अंदर से एक आवाज़ सुनाई थी, जैसे ताबूत पर कोई हाथ मार रहा हो, तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो तड़प रहा हो, जैसे कोई आखिरी सांसें ले रहा हो। ये आवाज़ उसे परेशान करने लगी। उससे बर्दाश्त न हुआ और वो रोती हुई वहाँ से चली गई। अपने शौहर से कहा कि मेरा बेटा नहीं बचेगा। उसकी सांस बंद हो रही थी, मैंने खुद सुना, वो कब्र में तड़प रहा था। पता नहीं मेरे बेटे ने क्या सोचकर ये शर्त कबूल की। 24 घंटे गुजर चुके थे। जल्दी से अब इस कब्र को खोदा किया तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। ताबूत खाली था, उसे तोड़ा गया था और कब्र के अंदर से एक सुरंग खोदी गई थी, जो कि कब्र की दीवार के पार सड़क के करीब से निकली थी। ये काम उसके दोस्तों ने किया था। वो पिछली रात यही काम कर रहे थे। पिछली रात वो इसी सुरंग की खुदाई कर रहे थे, एक खुफिया सुरंग जिसके जरिए वो अपने दोस्त को वहां से बाहर लेकर आए। ये देखकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आया। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, वो कमीना शख्स जिंदा नहीं बचना चाहिए। जहां भी नजर आए उसे गोली मार देना। पूरे शहर में रेहान और उसके दोस्तों को तलाश किया गया, मगर रेहान और उसके दोस्त वो दोनों गायब नहीं थे। बाकी भी एक शख्स को गायब किया गया था। उन्होंने उस हॉस्टल के चौकीदार को भी गायब किया, उसे अगवा किया। चौकीदार को वो एक जंगल में ले गए थे। थोड़ा ही तशद्दुद करने पर चौकीदार फट पड़ा, बोल पड़ा कि हॉस्टल में एक लड़का है जिसका नाम सरवर है। उसी ने मुझे 20,000 रुपये दिए थे। मैं पैसों के लालच में आकर मैंने इनके दरवाजे पर दस्तक दी। रेहान को लेने के लिए एक लड़का आएगा, उसने मुझे बताया। बस तुमने रेहान को इतला देनी है कि बाहर तुझे कोई मिलना चाहता है, और ये भी उसे बताना कि तुम्हारा बाप अस्पताल में एडमिट है। सरवर को उठाना ज़रूरी था, लेकिन अब वो शहर में दाखिल नहीं हो सकते थे क्योंकि हर तरफ पुलिस के पहरे थे। नाके पर पुलिस की गाड़ियाँ वो खड़ी हुई थीं। सरवर को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लिहाजा धोखे से खुद उन्होंने चौकीदार से कहा कि तुम सरवर को फ़ोन करो, और उसे समझाया कि कौन सी बात करनी है। चौकीदार ने बड़ी ही चालाकी से सरवर को फ़ोन मिलाया और सरवर से कहा कि फ़लाँ जगह मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। हमारी ये मुलाकात काफ़ी ज़रूरी है, वरना तुम्हारे बारे में ये हकीकत सबको पता चल जाएगी कि तूने ही फैसल को मारा। ये सुनकर सरवर काफ़ी खौफज़दा हुआ और चौकीदार से कहा
کہ اس وقت تم کہاں ہو؟ چوکیدار نے اسے اپنی لوکیشن بتائی۔ سرور کو پکڑا جانے کا ڈر تھا، لہٰذا وہ بتائی گئی لوکیشن پر فوراً پہنچا۔ فوراً ریحان اور ان کے ساتھی جو کہ چھپے ہوئے تھے، انہوں نے سرور کو وہاں پکڑ لیا، اسے کافی مارا، بھوکا پیاسا رکھا، درخت کے ساتھ جنگل میں الٹا لٹکایا۔ تب اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں، میں نے ہی فیصل کو مارا تھا، ایک لوہے کے راڈ کی مدد سے، لیکن ہاتھوں پر داستانے تھے تاکہ فنگر پرنٹس وہاں نہ چھپیں۔ اس کا یہ بیان ریکارڈ کیا گیا تھا، انہوں نے وہ ویڈیو بنا لی تھی۔ عدالت میں اب ثبوت پیش کیے گئے۔ جج صاحب نے وہ ثبوت دیکھے۔ سرور بھی کٹہرے میں کھڑا تھا اور ریحان اور اس کے دوست بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنا ضروری تھا، جیل سے باہر آنے کے لیے یہ سرنگ کھودی گئی اور قبر سے ہم نے اپنے دوست کو نکالا۔ سرور نے عدالت میں اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں، میں نے اسے مارا تھا، لیکن میری فیصل کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، میں نے مجبوری میں مارا۔ عدالت میں ہر شخص حیران تھا کہ کیسی مجبوری، کیوں مارا؟ سرور نے بڑی عدالت میں سب کو بتایا کہ میرا باپ مقروض تھا، اس پر 10 لاکھ کا قرض تھا، میرا باپ وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تھا، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی، بس کسی طرح میں یہ پیسے چاہتا تھا۔ پھر ایک دن فیصل کے تایا طارق نے مجھ سے رابطہ کیا، مجھے ایک ہوٹل پر بلایا، فیصل کو مارنے کے بدلے 10 لاکھ دینے کا اس نے وعدہ کیا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ طارق کے چہرے پر خوف آیا۔ اس نے کہا، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، میں اپنے بھتیجے کو کیوں ماروں گا؟ سرور عدالت میں ویڈیو ثبوت پیش کرنے لگا۔ ہوٹل میں ہی اس نے طارق کی وہ ویڈیو بنائی تھی جس میں طارق نے بھتیجے کو مارنے کے لیے اسے سپاری دی تھی۔ اس نے 2 لاکھ ایڈوانس میں دیے تھے اور 8 لاکھ کام کرنے کے بعد دینے کا وعدہ کیا۔ عدالت میں بیٹھے جج نے وہ ویڈیو غور سے دیکھی۔ طارق کے چہرے کا رنگ اتر چکا تھا۔ صادق نے دور سے ہی اپنے بھائی سے کہا، رو کر کہا، بھائی، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے مجھے کیوں برباد کیا؟ طارق کی بیوی نسیمہ وہ بھی عدالت میں موجود تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے شوہر کو گریبان سے پکڑا، پھر اس سے کہنے لگی، کیوں طارق، کیوں؟ آپ نے اس معصوم کو کیوں بربایا؟ وہ تو آپ سے معافی مانگنے آیا تھا، وہ تو آپ کے پیروں میں گر گیا تھا اور رو رہا تھا۔ طارق نے چیخ مار کر کہا، چیخ بلند ہوئی اور کہا کہ ہاں جج صاحب، میں نے ہی اسے مارا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ لڑکا، وہ ترقی کرے، آگے آئے، میری اولاد سے برتری لے جائے۔ اس کا باپ یہ ساری زندگی میرے ماتحت رہا، لیکن میں جانتا تھا صادق کی اولاد کبھی میری اولاد کے ماتحت نہیں ہو سکتی۔ میرا بیٹا تو ناکارہ تھا، اسی حسد میں نے اسے مار دیا۔ طارق کو فوراً گرفتار کیا گیا۔ لوگ حیران تھے، حسد میں اس نے اپنے بھتیجے کو مارا تھا۔ انہیں اس بات کی توقع بالکل نہیں تھی۔ فیصل کے قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس کے اپنے تایا کا؟ یہ عجیب بات تھی۔ فیصل کی لاش پر جو رو رہا تھا، اپنے سر کے بال نوچ رہا تھا، لیکن یہ اس کی مکاری، یہ منافقت تھی، اب وہ منظر عام پر آ چکی تھی۔ فیصل کے حقیقی مجرم اب پکڑے جا چکے تھے، اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے۔ طارق، اسے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ اس کی اولاد اس سے ملاقات کرنے کے لیے نہ آئی، نہ ہی اس کی بیوی وہاں آئی، سب نے اس سے تعلق ختم کر دیا۔ طارق کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ حوالدار نے بتایا کہ وہ جیل کی سلاخوں کے ساتھ اپنا سر مارتا ہے، وہ پچھتاوے میں مر رہا ہے، پچھتاوے میں خود کو زخمی کر رہا ہے۔